रहीमदास जी कह गए हैं, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सबसून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी कितना जरूरी है ना? बिल्कुल, और शायद इसीलिए पानी को लेकर झगड़े भी उतने ही पुराने और गहरे होते हैं। सही कहा। नमस्कार, द डीप डाइव की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच चल रहे एक काफी पेचीदा जल विवाद में। हाँ, और ये जुड़ा है प्रस्तावित पोलावरम बनाके चरला लिंक परियोजना, जिसे पीबीएलपी भी कहते हैं, उससे। बिल्कुल। हमें ये जानकारी मिली है इंडियन एक्सप्रेस के एक हालिया लेख से, और खबर ये भी है कि केंद्र सरकार ने अब इसे सुलझाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। जी। तो आज का हमारा मकसद है इस पूरे मामले को समझना, इसके अलग अलग पहलू देखना। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खैर महत्वपूर्ण है ही। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और आम जानकारी के लिए भी उतना ही जरूरी है, मुझे लगता है। निश्चित रूप से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आखिर ये पोलावरम बना किचराला लिंक परियोजना ये है क्या चीज? देखिए, इसका जो मेन मकसद है वो है आंध्र प्रदेश का एक इलाका है रायलसीमा। हाँ, सुना है काफी सूखा रहता है वहाँ। जी बिल्कुल। तो उस सूखाग्रस्त इलाके में पानी की जो कमी है उसे दूर करना। अच्छा, और पानी आएगा कहाँ से? प्लान ये है कि गोदावरी नदी का जो बाढ़ का अतिरिक्त पानी होता है, हाँ। मतलब करीब 200 टीएमसी। 200 टीएमसी, काफी पानी हुआ ये तो। हाँ, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। तो इस पानी को कृष्णा और पेन्नन नदी बेसिन की तरफ मोड़ना है। ओके, कैसे? मतलब रास्ता क्या होगा? ये पानी लिया जाएगा पुलावरम बांध से, फिर ये प्रकाशम बैराज से गुजरेगा, फिर बुल्लापल्ली जलाशय तक जाएगा, और वहां से फिर नल्ला मल्ला जंगल के नीचे एक सुरंग बनाई जानी है। सुरंग? जंगल के नीचे? हाँ, उस सुरंग के रास्ते पानी पहुंचेगा रायलसीमा के बना के चराला जलाशय तक। अच्छा। तो इससे उम्मीद है कि सिंचाई, पीने का पानी, ये सब बेहतर होगा। जी, उम्मीद तो यही है। कृषि स्थिरता भी बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। सुनने में तो ये प्रोजेक्ट काफी फायदेमंद लगता है रायलसीमा के लिए। फिर विवाद कहाँ है? मतलब दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, यहीं पर कई पेच हैं, कानूनी भी, तकनीकी भी। तेलंगाना का जो सबसे बड़ा ऐतराज है, हाँ, वो ये है कि आंध्र प्रदेश ने उनके अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का पालन नहीं किया। अच्छा, वो एक्ट जो राज्य बंटवारे के टाइम बना था। जी वही। उस एक्ट में ये साफ लिखा है कि कोई भी नई इंटरस्टेट नदी परियोजना शुरू करने से पहले आपको एपेक्स काउंसिल से, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड यानी केआरएमबी और केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी, इन सब से पहले मंजूरी लेनी होगी। और तेलंगाना कह रहा है कि ये मंजूरियां नहीं ली गईं। उनका यही आरोप है कि ये सब अप्रूवल लिए बिना ही आंध्र प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और वो जो 200 टीएमसी अतिरिक्त पानी की बात थी, उस पर भी सवाल है। हाँ बिल्कुल। तेलंगाना कहता है कि ये 200 टीएमसी पानी अतिरिक्त या सरप्लस है, ये तय किसने किया? अच्छा। उनका तर्क है कि पानी का आवंटन कोई सक्षम प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। कोई एक राज्य खुद से कैसे तय कर सकता है कि इतना पानी सरप्लस है? पॉइंट तो है। और पर्यावरण वाले मुद्दे भी थे शायद। हाँ, वो भी है। देखिए, पोलावरम प्रोजेक्ट को वैसे तो पर्यावरण मंजूरी 2005 में मिली थी। पुरानी है काफी। जी, लेकिन तब से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ डूब क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहे हैं, जो अभी तक सुलझे नहीं हैं। तो मांग उठ रही है कि नई पर्यावरणीय जांच हो, सीडब्ल्यूसी से फिर से परामर्श हो। मतलब बिना सबकी सहमति के आप गोदावरी का पानी कृष्णा बेसिन में ले जा रहे हैं, इससे तेलंगाना को दिक्कत है कि उनके हिस्से का पानी कम हो जाएगा। हाँ, ये उनकी एक बड़ी चिंता है। वो इसे सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन मानते हैं। तो ये तो काफी जटिल स्थिति लग रही है। अच्छा, ये बताएं कि भारत में ऐसे जो राज्यों के बीच पानी के झगड़े होते हैं, इनको सुलझाने का कोई सिस्टम है, कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है। हमारे संविधान में ही इसका प्रावधान है, आर्टिकल 262। अनुच्छेद 262। जी, ये संसद को पावर देता है कि वो ऐसे विवादों के निपटारे के लिए कानून बना सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को भी सीमित कर सकता है इन मामलों में। अच्छा। इसी के तहत दो मुख्य कानून बनाए गए। एक तो है रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। इसका मकसद था अंतर्राज्यीय नदियों के रेगुलेशन के लिए बोर्ड बनाना। लेकिन सच ये है कि आज तक इस एक्ट के तहत कोई बोर्ड बना ही नहीं। अरे, ये तो अजीब बात है। और दूसरा कानून? दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 यानी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। हाँ, इसका नाम सुना है। ये एक्ट कहता है कि अगर राज्यों के बीच बातचीत फेल हो जाती है
तो केंद्र सरकार एक वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल बना सकती है। मतलब एक तरह की स्पेशल कोर्ट। हाँ, समझ लीजिए। और सिद्धांत रूप में इस ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल और बाइंडिंग होता है, मतलब सबको मानना पड़ता है। 2002 में इसमें संशोधन भी हुआ था। किस लिए? कि ट्रिब्यूनल बनाने में देर ना हो, 1 साल में ट्रिब्यूनल बने और 3 साल में फैसला दे, ऐसी टाइमलाइन तय की गई थी। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल है और टाइमलाइन भी है, तो फिर ये विवाद सालों साल दशकों तक क्यों चलते रहते हैं? कावेरी, कृष्णा, कितने उदाहरण हैं? यहीं पर दिक्कतें शुरू होती हैं। पहली बात, वो टाइमलाइन अक्सर फॉलो नहीं हो पाती, फैसले आने में ही कई साल लग जाते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि फैसला फाइनल है, लेकिन अनुच्छेद 262 के होते हुए भी कई बार राज्य सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट फिर दखल देता है? हाँ, सीधे तौर पर फैसले पर नहीं, पर उसकी व्याख्या या उसको लागू करवाने जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दखल रहा है। जैसे महादई विवाद में हुआ, तो वो कानूनी अस्पष्टता बनी रहती है। और डेटा वाला क्या मुद्दा था? वो भी एक बड़ी वजह है। पानी कितना है, कितना बह रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, इस पर ही राज्यों में सहमति नहीं होती। सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं। क्यों? कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो सही डेटा दे? यही तो कमी है। कोई एक स्वतंत्र, भरोसेमंद नदी बेसिन लेवल की संस्था नहीं है जो रियल टाइम मान्य डेटा दे सके, तो विवाद आंकड़ों पर ही अटक जाते हैं। और फिर फैसला आ भी गया तो उसे लागू करवाना, वो भी एक चुनौती। बिल्कुल। कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है या राज्य सहयोग नहीं करते, तो फैसले कागज पर रह जाते हैं। ये तो वाकई एक चक्रव्यूह जैसा लग रहा है। तो इसका हल क्या है? मतलब क्या किया जा सकता है? देखिए, कुछ कदम तो सोचे जा सकते हैं। एक तो जो समय सीमा है उसका सख्ती से पालन हो। शायद एक परमानेंट ट्रिब्यूनल जैसा कुछ बनाने की जरूरत है, जिसमें अलग अलग बेंच हो ताकि मामले जल्दी निपटे। स्थायी ट्रिब्यूनल, ये आइडिया ठीक लग रहा है। और सबसे जरूरी, मेरे ख्याल से एक स्वतंत्र तकनीकी संस्था हो जो पूरे नदी बेसिन का विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करे और सबके लिए उपलब्ध कराए, ताकि कम से कम आंकड़ों पर तो झगड़ा ना हो। हाँ, ट्रांसपेरेंसी आएगी उससे। बिल्कुल। और आखिर में सबसे जरूरी है सहकारी संघवाद, राज्यों के बीच बातचीत, भरोसा। इसके लिए जो मंच हैं, जैसे अंतर्राज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, उनका और बेहतर इस्तेमाल हो। तो कुल मिलाकर ये पुलावरम बनाकर चला विवाद सिर्फ 2 राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे पूरे जल प्रबंधन सिस्टम पर, कानूनों के लागू होने पर और राज्यों के आपसी रिश्तों पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। सही कहा आपने। और यहाँ एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए भी है। क्या हमारे जो मौजूदा तरीके हैं पानी के झगड़े निपटाने के, वो आने वाले समय की चुनौतियों के लिए काफी हैं? आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं? पानी की बढ़ती कमी? हाँ, जलवायु परिवर्तन से पानी की उपलब्धता और पैटर्न दोनों बदल रहे हैं। तो क्या ये पुराने तरीके काम आएंगे, या हमें पानी के बंटवारे और मैनेजमेंट के लिए कोई बिल्कुल नया, ज्यादा इंटीग्रेटेड, इकोलॉजी को ध्यान में रखने वाला नजरिया अपनाना होगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। खैर, ये चर्चा निश्चित रूप से यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और उन सभी के लिए उपयोगी रही होगी जो देश के पानी से जुड़े मुद्दों को समझना चाहते हैं। उम्मीद है। अगर आपको ये विश्लेषण, ये पड़ताल पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें इंतजार रहेगा। अगली गहरी पड़ताल तक विचार करते रहें। नमस्कार। नमस्कार।